हाँ जी बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग की हमने अभी तक 2 क्लास की है, आप लोगों ने देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी है पहले वो यूट्यूब पर लास्ट क्लासेस देख लेना। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग। मैंने बताया था आपको कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम लोग नॉर्मली क्या चीज़ देखते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पहले उसकी वायबिलिटी चेक करते हैं कि ये जो नया प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं ना, ये फ़ायदे का सौदा है या नहीं है। अकाउंट्स नहीं बना रहे हम इसके अंदर। अकाउंट्स तो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बनता है, टैक्सेशन बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बनता है। कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा कंसेप्ट है जो बिजनेस के बिगिनिंग से ही क्या होता है, शुरुआत हो जाती है। क्योंकि अगर हम सबसे पहले अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट की सेल प्राइस क्या करना, डिसाइड करना। आपने अकाउंट्स में मिस्टेक कर दी, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कस्टमर के प्रोडक्ट की सेल प्राइस क्या कर दी आपने, गलत निकाल दी, तो उसका रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप सेल प्राइस निकालना बता रहे हो, सेल प्राइस तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से निकलती है, हाँ या ना, परफेक्ट कंपटीशन। हम तो सेल प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस के हिसाब से निकालते हैं। ऐसा ही होता है क्या? जितने भी एसी आपको मार्केट में मिलते हैं सबकी सेल प्राइस सेम होती होगी? जितनी भी प्लास्टिक की चेयर, जितनी भी आप जैकेट पहनते हो, जींस पैंट पहनते हो, शर्ट पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, सबकी सेल प्राइस मार्केट में सेम होती होगी? नहीं होती ना। सेल प्राइस निकालने के हमें क्या देखना पड़ता है, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है, उसमें हम हमारे हिस्से का क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट मार्जिन, देन क्या निकालते हैं, उसकी सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सेलिंग प्राइस निकालना भी सीखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग प्रोजेक्ट का एनालिसिस करके ये देखेंगे कि अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट हमें कितना माल बेचना पड़ेगा, कितनी हमारी एटलीस्ट सेल्स होनी चाहिए, ताकि जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो हम क्या कर सकें, रिकवर कर सकें। तो इसको समझाने के लिए फिर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली एग्जाम्पल से ही टॉपिक क्लियर होता है। देखो, सिंगर बहुत मिलेंगे आपको यहाँ पर। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोगों ने व्यास कॉलोनी में क्या किया है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किया है। ठीक है, हम लोगों ने व्यास कॉलोनी में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया। अरे व्यास कॉलोनी में हम लोगों ने क्या किया, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का सोच रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो बताओ कौन कौन से वहाँ पर एक्सपेंडिचर होंगे, बताओ एक्सपेंडिचर कौन कौन से होंगे। वहाँ जो लोकेशन लेंगे उसका बिल्डिंग का रेंट होगा, मान लेते हैं कि उसका जो रेंट है वो 4 लाख रुपीज़ पर एनम है। और कौन सा एक्सपेंडिचर होगा बोलो? फैकल्टी का पेमेंट। अच्छा, फैकल्टी का पेमेंट भी 2 तरीके से डिसाइड होता है। एक टीचिंग स्टाफ तो वो होता है जिसको हम बोलते हैं कि आपको महीने के 10,000 मिलेंगे, या महीने के 12,000 मिलेंगे, या महीने के 15,000 मिलेंगे। दैट मीन्स उनका पेमेंट फिक्स्ड होता है कि आपको पर मंथ इतना ही मिलेगा, बच्चे चाहे ज़्यादा आए या बच्चे कम हो जाएं, आपको इतना ही मिलेगा। वो हमारे लिए क्या कहलाती है, फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। एक हम टीचर्स को बोलते हैं कि सर आपको पर स्टूडेंट मिलेंगे 4,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट आपको मिलेगा, इतना पेमेंट 4,000 5,000 आपको पर स्टूडेंट मिलेगा। अब मुझे बताओ कि पर स्टूडेंट को 4,000 5,000 मिलेगा तो वो हमारे लिए क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? एक स्टूडेंट आया तो 4, 2 आ गए तो 8,000। दैट मीन्स जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, हमारी भी कॉस्ट जो है ना वो धीरे धीरे क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो वेरिएबल कॉस्ट कहते ही किसी को है कि जो क्वांटिटी के हिसाब से क्या करता है, वेरी करता है। तो हमने 2 टाइप का वहाँ पर पेमेंट सिस्टम रखा हुआ है। कुछ टीचर तो वो है जिनका पेमेंट तो कैसे जाएगा, फिक्स्ड जाएगा, जिसको मैं बोल सकता हूं स्टाफ सैलरी। तो हमने जो टीचर रखे हुए ना, उनकी स्टाफ की सैलरी जो है वो 2 लाख रुपीज़ पर एनम है। उसके अलावा वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मान लेते हैं कि 1 लाख रुपीज़ पर एनम। हमने वहाँ पर कुछ चेयर भी लगानी है, फर्नीचर भी लगाना है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या करना है, डेवलप करना है। अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहाँ पर 10 लाख रुपए लगा दिए तो क्या वो 10 लाख की 10 लाख हमारे लिए कॉस्ट है, या उस पर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो हमारे लिए कॉस्ट होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए कॉस्ट नहीं है, वो तो आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स है, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है।
मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, उन पे लगने वाले डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि जो उन पे लगने वाला जो डेप्रिसिएशन है वो है महीने का या साल का 50,000 मान लो, 50,000 पर एनम का उनका डेप होगा, ठीक है ना। ये हमारा क्लियर हो गया। इसके अलावा वहाँ पर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो 10 लाख का या 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो भी तो मुझे क्या करना है अपनी ऑब्लिगेशन के अंदर। ये जो मेरी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन का मतलब जो आपको पे करना ही करना है, चाहे आपके यहाँ कस्टमर आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, ये मेरी फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस है। फिक्स्ड कॉस्ट आप लोग बोलते हैं, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस, ये पे करना ही करना है। तो उसके अलावा जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर मुझे जो क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट मान लेते हैं, वो भी है कितना, 50,000 पर एनम। तो ये मेरी कॉस्ट हो गई जो मेरी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, 4, 2, 6, 7 और 8 लाख। 8 लाख रुपए तो मेरा हर साल का खर्चा होगा। बात समझ आ गई। अब उन टीचर्स की बात करते हैं जिनको हमने पर स्टूडेंट बेसिस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। हमने वहां सोचा है कि हम लोग वहां पर 11th और तुम्हारा कौन सा 12th स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने रिसर्च करने के बाद देखा है कि वहाँ पर जो फीस है, क्योंकि उसके लिए आपको पहले रिसर्च करना पड़ता है कि कितनी फीस लोग वहाँ पर पे कर सकते हैं। तो हमने रिसर्च करके देखा कि फीस हो सकती है कितनी, 40,000 रुपीज़ पर एनम, 40,000 रुपये तो पर एनम की वहाँ पर फीस होगी। और उसके अलावा जो हमने टीचिंग स्टाफ रखा हुआ है अकाउंट्स के लिए, बिजनेस स्टडीज़ के लिए, जो फिक्स्ड में नहीं है, फिक्स्ड वाले इधर आ गए, वो टीचर जो पर स्टूडेंट बेस पे हमने रखे हुए हैं उनकी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो जितने भी बिजनेस स्टडीज़ के, अकाउंट्स के टीचर हैं उनकी जो वेरिएबल कॉस्ट मिला के ना वो कितनी है, मान लेते हैं कि 15,000 पर स्टूडेंट है, ठीक है ना। फीस कितनी होगी, 40,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है, 15,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट। सर 15,000 कैसे निकल गए, बिजनेस वाला बोल रहा है कि मैं 3,000 लूँगा पर स्टूडेंट पे, अकाउंट्स वाला बोल रहा है कि मैं 5,000 लूँगा, हिंदी वाला बोल रहा है कि मैं इतना लूँगा, इंग्लिश वाला बोल रहा है मैं इतना लूँगा। उसके हिसाब से जो फिक्स्ड में है वो मैंने फिक्स में डाल दिया, जो वेरिएबल में है वो मैंने वेरिएबल में डाल दिया। क्लियर। अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो पर स्टूडेंट हमारे पास में कितने रुपये सेव हो जाएंगे। अगर इस बिज़नेस को मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ ना, तो पर स्टूडेंट मेरे पास कितना बचेगा। अगर 40,000 की मैं फीस लूँगा, 15,000 में क्या करूँगा, टीचर्स को पे कर दूंगा, तो पर स्टूडेंट मेरे पास क्या बचने वाला है बताओ। अगर 40,000 फीस लेके 15,000 मैं टीचर्स को पे कर दूंगा तो हमारे पास कितने रुपए बच जाएंगे, 25,000 पर स्टूडेंट हमारे पास में बच जाएगा। ये हमारा एक एस्टिमेशन है। बिजली विभाग जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो मेरे मामा का नहीं है कि मैंने ये सोचा है कि बिजली का बिल 1 लाख आएगा तो 1 लाख ही आएगा साल भर का। ये जस्ट और जस्ट मेरे क्या है, एस्टिमेशंस हैं, क्योंकि बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। बिजली का बिल तो कब पता लगेगा, हर महीने के एंड में आएगा, तो साल के एंड में ध्यान लगेगा कि अच्छा बिजली का बिल तो 1 लाख से ऊपर चला गया या 1 लाख से कम है, वो बाद की बात है। जस्ट ये तो मेरा एनालिसिस है कि क्या हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसे भी आएगा जो फीस बोलेगा सर 40,000 नहीं दूंगा, मैं 35,000 दूंगा। कोई होशियार बच्चा भी आएगा जिसको हम बोलेंगे जा तेरी फीस माफ, जैसे हमने सिमरनजीत को बोला था। इतना होशियार बच्चा अगर आपको मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, जा तेरी फीस डबल, तेरे एक्स्ट्रा डाउट आते हैं। तो मुद्दा ये हो गया कि फीस 40,000 ये एस्टिमेशन है, टीचर्स का पेमेंट 15,000 ये हमारा एस्टिमेशन है। हो सकता है कि 1,500 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं है। 25,000 का हमारा एस्टिमेशन है कि पर स्टूडेंट हमारे पास बच जाएगा। इसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हम क्या कर रहे हैं, अगर खोल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें दिमाग में ये बात डालनी पड़ेगी कि यार एटलीस्ट कितने स्टूडेंट आए कि खर्चे निकल जाएं। प्रॉफिट तो बात की बात है ना। सबसे पहले बिजनेसमैन क्या देखता है कि कम से कम मैं इतने स्टूडेंट वहाँ पर कवर कर लूँ कि मेरी ये जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है ना ये कवर अप हो जाए। इसके बाद में अगर नंबर स्टूडेंट बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और आप खुद सोच के देखें, दिमाग लगा देखें, तो हर बिजनेसमैन सबसे पहले यही चीज़ सोचता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूँ ये बात कि पहले खर्चे कैसे निकलेंगे।
हर बिजनेसमैन जब नया पैसा इन्वेस्ट करता है ना, उसका इनिशियल टारगेट क्या होता है? अपनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस को रिकवर करना। सर ये छोटी सी बात होती है, फिक्स्ड कॉस्ट तो ऐसे ही निकल जाती है। आप नेट पे सर्च करना, अमेजोन ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 10 साल तक वो लॉस में था, 11th ईयर से वो प्रॉफिट की ट्रेन पे आया था। 10 ईयर्स तक उसने लॉस खाए थे, 10 ईयर्स तक। हर बिजनेस में ऐसा होता है कि इनिशियल 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर तक आपको अपनी पॉकेट से पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद में प्रॉफिट होने स्टार्ट होता है। ये तो हमने एक बहुत छोटा एग्जांपल लिया है। बड़े बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कोई 8-10 लाख रुपए का नहीं होता है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसा होता है? रुपीज इन करोड़ होते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर लिख लेना बोली रुपीज इन करोड़, आपको अच्छा लगेगा, हाँ कुछ अच्छा बिजनेस चल रहा होगा। ये तो 8 लाख तो सर नॉर्मल लग रहा है, 8 लाख करोड़ भी तो हो सकता है। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पर मुझे बताइए कि अगर 25,000 रुपीज पर स्टूडेंट आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 8 लाख रुपए की आपकी साल भर की क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। तो बताइए कम से कम मुझे वहां पर कितने स्टूडेंट इकट्ठे करने पड़ेंगे कि यार मेरा एक खर्चा निकल जाए? तो एक बच्चे पर अगर 25,000 बचता है, तो अगर मैं 4 बच्चे लेके आ जाऊं तो 1 लाख हो गया, और अगर 8 लाख लेके आने तो रुपए इकट्ठे करने हैं तो 32 स्टूडेंट्स मुझे वहां पर एटलीस्ट क्या करने पड़ेंगे? कलेक्ट करने पड़ेंगे, चाहे वो 11th हो चाहे वो क्या हो 12th हो। टोटल मिला के 32 स्टूडेंट होने चाहिए। उसके ऊपर अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो बताइए आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। वो मुझे कब कवर अप होगी? तो 8 लाख डिवाइड बाय 25,000 कितने? 32 स्टूडेंट। क्लियर? सेकेंड नंबर पॉइंट मैं आपसे पूछता हूं कि अगर वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 70 हो गए, अगर वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 70 हो गए तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 70, कैलकुलेट प्रॉफिट। बताओ कितना प्रॉफिट हो जाएगा? तो अगर स्टूडेंट 70 हो गए तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? आपको ये बताया कि 32 तक तो हमारी क्या है? फिक्स कॉस्ट है, वहां तक तो खर्चे निकलेंगे। प्रॉफिट कब होगा? जैसे ही 33 नंबर स्टूडेंट आएगा तब बोलेंगे वाह, अब यहां पर 25,000 रुपये हमारे पास में स्वाद आ गया, 25,000 रुपये हमारे पास में आ गए प्रॉफिट के तौर पर। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? तो अगर 70 स्टूडेंट आते हैं तो बताइए प्रॉफिट कितना होगा? बताओ। अगर 70 स्टूडेंट आते हैं तो आपकी टोटल फीस कितनी कलेक्ट हो जाएगी? बताओ 70 स्टूडेंट पे आपकी कितनी फीस कलेक्ट हो जाएगी? बताओ बच्चों, फीस कितनी कलेक्ट हो जाएगी? अच्छा फीस से नहीं करके नॉर्मल तरीके कर लूं, अगर 70 स्टूडेंट आते हैं ना तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? क्योंकि एक बच्चे पर आपके पास में 25,000 रुपीज बच जाते हैं। फैकल्टीज का जो पेमेंट है करने के बाद एक बच्चे पर 25,000 बचते हैं, तो 70 स्टूडेंट पर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 70 इंटू 25,000 कितना होता है? 17,50,000। इसमें से हम हमारी जो फिक्स कॉस्ट है कितनी है? 8 लाख की पे कर देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 9,50,000। ये मेरा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि ये जो चैप्टर है, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि हम इसमें केवल ये देख रहे हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट अगर करते हैं तो कौन कौन से अचीवमेंट्स हमें हासिल करने होते हैं। फर्स्ट टारगेट होता है ब्रेक इवन पॉइंट कमाना, सेकंड टारगेट होता है प्रॉफिट अर्न करना। अच्छा एक मैं आपको एक चीज़ और पूछता हूँ, वो भी आप थोड़ा देख लें। यहाँ तक समझ में आ गई बात? थोड़ा सा मिटा दूँ यहाँ पर। एक टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं कैश ब्रेक इवन पॉइंट। इनिशियली बिजनेसमैन चाहता है कि जितना पैसा मेरी पॉकेट से लग रहा है, जेब से लग रहा है ना, वो निकल जाए। रेंट जेब से जाएगा, स्टाफ सैलरी
जेब से जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जेब से जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ना आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, आउट ऑफ आउटले, जिसको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी बोलते हैं कि हाँ ये पैसा हमारे जेब से लगेगा। डेप्रिसिएशन क्या है बच्चों? नॉन कैश, जा तो नहीं रहा ना कुछ, ठीक है, एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है, बात अलग है, जा तो नहीं रहा ना। बंदा बोलता है यार इसको छोड़ दो, ये होता रहेगा, बाद में देख लेंगे। कम से कम इतने स्टूडेंट आ जाए मेरे पास में, यार मेरा जो कैश जो पेमेंट जा रहा है, इंटरेस्ट भी तो मेरा कैश में जा रहा है, जो मेरा कैश पेमेंट जा रहा है ना वो रिकवर हो जाए। ये नॉन कैश वाले तो बाद में देखते रहेंगे, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम कैश में जो लग रहा है ना जेब से, वो तो क्या हो जाए, कम से कम रिकवर हो जाए। तो उसके लिए मुझे कम से कम यहां पर कितने स्टूडेंट चाहिएंगे? तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है कितनी? टोटल 8 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट है, जिसमें से 50,000 जो डेप है वो नॉन कैश, उसको एक बार हटा दूं, हटा 50,000 हटा दिया, तो मतलब कि मेरे जो कैश एक्सपेंडिचर है ना वो कितने हो गए? 7,50,000। ये रिकवर करना है आउट ऑफ दिस 25,000, और डिवाइड किया हमने 25,000 से, कितना आया? तो ब्रेक इवन में तुम्हारे पास में 2 हो गए, एक हो गया कैश ब्रेक इवन पॉइंट, एक हो गया नॉर्मल तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो डिफरेंस क्या हो गया ब्रेक इवन में और कैश ब्रेक इवन में? ब्रेक इवन में तो हम डेप, नॉन कैश जितने भी ना सब कुछ रिकवर करने की बात करते हैं, और कैश ब्रेक इवन में केवल कैश एक्सपेंडिचर को रिकवर करने की बात करते हैं। इनिशियल ईयर्स में बंदा क्या चाहता होगा कि मेरे कैश एक्सपेंडिचर रिकवर हो जाए। थोड़ा टाइम बाद में वो क्या सोचता है, मैं कम से कम मेरे ओवरऑल ब्रेक इवन पे आ जाऊं। उसके बाद में टारगेट क्या होता है, अब प्रॉफिट्स कमाने की बात आती है। समझ गए बात ना? तो इसमें ये एक प्रॉपर ना एक ना लाइफ साइकिल है बिजनेस की। आपने शटडाउन पॉइंट पढ़ा बिजनेस का? शटडाउन पॉइंट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो। शटडाउन पॉइंट क्या होता है? मतलब कि शटडाउन पॉइंट में हम वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने की बात करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट। आप सोचो ना, ऐसे भी कंसेप्ट हैं जो बोलते हैं कि अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी इनिशियल ईयर में क्या हो जाए, रिकवर हो जाए, तो भी बिजनेस को चलने दो, फिक्स्ड कॉस्ट बाद में रिकवर कर लेंगे। लेकिन मैं इतना नहीं गिरा रहा आपको कि वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाए। बात समझ आ गई? तो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने का तो मतलब क्या हो गया कि जितनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है ना 15,000, फीस क्या रख दो 15,000 रख दो, फिक्स्ड कॉस्ट ठीक है लगते रहेंगे इनिशियल ईयर में। एक बार नाम हो जाएगा तो उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहेंगे सेल प्राइस, बाद में प्रॉफिट कमाना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ऐसा हर बिजनेसमैन में होता है। आप देखना कि कई बार क्या होता है ना कि जब कोई बंदा अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करता है, इनिशियल टाइम में उसका प्राइस क्या होता है, बहुत कम होता है। धीरे धीरे सेल जब बढ़ती है ना, वो प्राइस क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। पता है क्या आपको? जब हम प्रोडक्ट की प्राइस सेट करते हैं ना, प्राइस सेट करने से पहले हमारे पास में 2 पॉलिसी होती है। एक होती है पेनिट्रेशन पॉलिसी। पेनिट्रेशन पॉलिसी वो होती है जिसमें हम इनिशियल ईयर में जो प्राइस है ना वो क्या रखते हैं, कम रखते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। किसके अंदर? पेनिट्रेशन के अंदर। लेकिन जो आपके मोबाइल आता है लेटेस्ट नया, आपका अप टू डेट मोबाइल जो आता है, उसकी इनिशियल प्राइस क्या होती है, हाई होती है, बाद में क्या करते हैं, कम कर देते हैं। उसको बोलते हैं स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी। स्कीमिंग में क्या होता है कि इनिशियल प्राइस हाई रखो। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये होता है, टेक्नोलॉजी जहां इन्वॉल्व होगी ना, उनकी इनिशियल प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वो लोग जो प्राइस पॉलिसी फॉलो करते हैं ना, वो कौन सी होती है, स्कीमिंग। और जो बाकी लोग प्राइस पॉलिसी जो पॉलिसी फॉलो करते हैं ना, वो कौन सी होती है, पेनिट्रेशन। वो स्टार्टिंग में प्राइस कम रखते हैं, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं, देन धीरे 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 प्राइस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्लियर है बात यहां तक? अब हम लोग थोड़ा सा इस कंसेप्ट में और आगे बढ़ने की बात करते हैं। यहां तक मिटा दूं मैं आपको? अब देखो, मैं थोड़े जो एग्जाम्पल है ना वो लेंदी नहीं लूंगा, एग्जाम्पल को मैं थोड़ा शॉर्ट रखूंगा। 3 दिन से मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूं वो बेसिकली बड़े एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसमें टाइम बहुत लगता है। अब हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे। मान लेते हैं कि हमने एक फैक्ट्री खोल दी। 3 बातें ही समझने वाली होती है क्वेश्चन के अंदर कि एक तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, सेकंड आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है, और थर्ड आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है।
इंटरनली फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आएगा वो मैं आपको 3 दिन से बता रहा हूँ कि कौन कौन सी बातें फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में आती है, क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट में आता है और क्या क्या सेलिंग प्राइस में आता है। सेलिंग प्राइस में क्या आता है, सेलिंग प्राइस ही तो आती है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है, माल बना रहे हैं तो उसकी मटेरियल पे कितना लग रहा है, लेबर को जो हम वेजेस पे कर रहे हैं वो कितना लग रहा है, उनको हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा वेरिएबल की कैटेगरी का है, कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी का है। मैंने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस रखी है बच्चों कितने रुपए, 40 में बेचेंगे। उसको हम बनाते हैं कितने में, 30 में पर यूनिट। और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी कितनी है, 1 लाख रुपए की है पर एनम। क्लियर। अब वही बात है कि मुझे मेरा ब्रेक इवन कब अचीव होगा, बताओ मुझे मेरा ब्रेक इवन कब अचीव होगा। तो एक पीस पर हमारे पास कितने बच जाएंगे, 10। एक पीस पर 10 बचते हैं तो 1 लाख रिकवर करने के लिए हमें 10,000 पीस तो एटलीस्ट बेचने पड़ेंगे। तो ब्रेक इवन कितना हो जाएगा, 1 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट है और एक पीस पर मेरे पास में 10 रुपीज़ बच रहे हैं, तो मुझे 10,000 यूनिट्स बेचनी पड़ेगी। कहाँ के लिए, ब्रेक इवन के लिए। ये तो हमने किया है, 3 दिन से कर रहे हैं। अब थोड़ी सी नई बात करते हैं। बंदा बोलता है कि नहीं भाई साहब 10,000 तो बहुत ज़्यादा है, 10,000 में तो 10,000 की सेल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, 10,000 पीस की सेल करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा बता फिर क्या करना है, कि भाई साहब कुछ ऐसा बताओ यार कि जो मेरा ब्रेक इवन है ना, जो मेरा ब्रेक इवन जो अभी मुझे कितने पे होने की संभावना है, 10,000 पे ना। वो कहता है कि नहीं यार भाई साहब कुछ ऐसा करो कि यार ब्रेक इवन है ना वो 6,000 पे ही आ जाए। आप चाहते हो कि आपका ब्रेक इवन कहाँ हो जाए, इफ आपका जो डिजायर्ड ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना है, 6,000 यूनिट है। बताओ कंपनी को क्या करना चाहिए। आप चाहते हो कि आपका जो ब्रेक इवन जो नॉर्मल सिचुएशन में कहाँ होने वाला है, 10,000 पे होने वाला है। आप चाहते हो कि वो ब्रेक इवन आपको 6,000 पे हो जाए। होता है नहीं होता है वाली प्रॉब्लम, कि 10,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो माल बेचना पॉसिबल ही नहीं है। वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रेक इवन 6,000 पे हो जाए। बताइए आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे, क्या राय देंगे उसको आप। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा काम होता है लोगों को सजेस्ट करना, कंसल्टेंसी। हम उसको क्या कंसल्ट करेंगे, सेलिंग प्राइस बढ़ा दो इफ पॉसिबल, अगर हो तो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इस फिक्स्ड ऑब्लिगेशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सर ये कम कर दो, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या लगता है, मटेरियल हटा दो, लेबर लगता है, पॉसिबल नहीं है ना। वेरिएबल कॉस्ट को कम करना नॉर्मल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होता है। मैं मटेरियल कम कैसे कर दूं, मैं लेबर कम कैसे कर दूं, वो तो कम हो ही नहीं सकते। वो तो लगेगा, अगर एक पीस पर मटेरियल 20 रुपीज़ का है, इस 30 में क्या है, मटेरियल कितने रुपए का है, 20 रुपए का है, और लेबर का जो पेमेंट हम दे रहे हैं लेबर को पर पीस वो 10 रुपीज़ दे रहे हैं, वो कम कैसे कर दूं। यहाँ पर अगर मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना है ना, तो मुझे किसके साथ करना पड़ेगा, या तो अपनी सेलिंग प्राइस के साथ अगर पॉसिबल हो तो, या मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा किसके साथ, अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ। तो बताइए, यहां मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं। अगर आपका डिजायर्ड ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 6,000 यूनिट है, तो मैं आपसे पहला पॉइंट पूछता हूं कि व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस। लेकिन यहां पर मैं क्या मान के चल रहा हूं, फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और सेकंड पूछता हूं कि व्हाट शुड बी फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन यहां क्या मान के चल रहा हूं मैं, सेल प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बताइए फर्स्ट एग्जांपल में बताइए सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, लेकिन अगर फिक्स्ड कॉस्ट को क्या मानते हैं हम लोग, कांस्टेंट मानते हैं। तो बताओ सेल प्राइस कितनी, एक बात हो, सेल प्राइस बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तुम बोलते हो ना सेल्स के साथ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, सेल्स के इंक्रीज होने पर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, सेल्स की क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, ना कि सेलिंग प्राइस पर। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, मुझे तरीका तो बताओ।
कि ICAI ने तो फॉर्मूले दे रखे हैं, फलाना फार्मूला लगा दो, ये करना है, तो कितने फॉर्मूले रटेंगे हम लोग? मुझे तो कंसेप्ट बताओ कि मैं कैसे करूं। सेल प्राइस क्या रखूं अगर मुझे फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट माननी है, तो बताओ क्या करूं? आपको ब्रेक इवन कितना चाहिए, कहां पर चाहिए ब्रेक इवन? आपको 6000 पे ब्रेक इवन चाहिए। तो पहले ब्रेक इवन का तो फॉर्मूला बता दो कि ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है। हमने ब्रेक इवन निकाला 1 लाख डिवाइड बाय 10। 1 लाख क्या था? फिक्स कॉस्ट अपॉन 10 क्या है आपका? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब होता है सेल प्राइस माइनस, ये निकल जाती है आपकी कौन सी लेवल? ब्रेक इवन पॉइंट। अब पुट कर दो फॉर्मूले में। हम फॉर्मूला चेंज क्यों करें? फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो फॉर्मूले में पुट कर दोगे, बताओ क्या होगा? ब्रेक इवन मुझे पता है कि मुझे कितना चाहिए, 6000। फिक्स कॉस्ट मुझे क्या रखनी है? कांस्टेंट, कितनी? 1 लाख। सेल प्राइस मुझे निकालनी है। सेल प्राइस आपकी चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उसका वेरिएबल कॉस्ट पे तो कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट तो बदलती है, लेकिन कब? सेल्स क्वांटिटी के चेंज होने पर। अभी नहीं, अभी तो कितनी रहेगी है? 30 रहेगी। इसको करो धमा चौकड़ी, तो ये आ जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस कितनी? 46.67 आ रही है। तो ये हमें सेल प्राइस रखनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा ब्रेक इवन है वो 10,000 से कहाँ आ जाए? 6,000 आ जाए। क्लियर? अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है उसका सॉल्यूशन क्या दोगे? सेकंड पार्ट बोलता है कि यार फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रखें लेकिन सेल प्राइस बदलनी नहीं है। तो ब्रेक इवन तो 6,000 पे चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रखें पता नहीं। सेल प्राइस सेम रहेगी, मतलब कि सेल प्राइस वही 40 रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट वही 30 रहेगी, मतलब कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? वही 10 रहेगा। तो ले जाओ 60,000। तो इनके लिए फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली अपने सिंपल ये जो फॉर्मूला है ब्रेक इवन वाला, उसी से हर चीज़ क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आगे बढ़े? अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा बहुत और एक बार एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, फिर उससे हम 3-4 नए फॉर्मूले डेवलप करते हैं। ठीक है ना? इसको इरेज कर दूँ? क्यों हवा आ रही है? अब वो मीर कहाँ गया भाई? ये तो मिटा दो भाई, इधर वाला पोर्शन। तो क्वेश्चन वही है कि आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों? 40। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30। आपका सॉरी फिक्स कॉस्ट कितना है? 1 लाख। हाँ है ना? एक बात बताओ कि अगर मेरी जो सेल्स है, अगर वो 15 लाख रुपीज़ की होती है, अगर जो मेरी सेल्स है वो कितनी होती है? 15 लाख रुपीज़ की होती है, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सोच रहे हैं बैठे बैठे कि अगर कुछ ना कुछ करके सेल्स को अगर कहाँ पहुँचा दें, 15 लाख तक पहुँचा दें, तो प्रॉफिट कितना होगा? बता सकते हो क्या? अगर मैं सेल्स को 15 लाख तक पहुँचा दूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इसको करने के लिए 2 तरीके हम कर सकते हैं। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? 15 लाख रुपए की सेल्स, एक पीस कितने में बेचते हैं? 40 में। तो 15 लाख का मतलब कितना? क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? समझ आई बात? नहीं समझ आई? एक पीस अगर आपका 40 का है, सेल्स अगर आपकी 15 लाख रुपए की है, तो कम से कम कितनी क्वांटिटी हो गई? समझ में आ गई? क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? कितनी क्वांटिटी हो जाएगी बोलो? तो 15 लाख रुपए में आपने कितने पीस बेचे होंगे? एक पीस अगर 40 का है तो 15 लाख में पीस कितने हो गए?
तो एक मैं बात करता हूं यूनिट के हिसाब से, सेल्स कितनी हो गई आपकी 3, ठीक है, एक जीरो लगाऊं तो ये हो गई तुम्हारी 37,500 यूनिट की तुम्हारी क्या हो गई, सेल्स क्वांटिटी हो गई। क्लियर? बताओ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट निकालना है। बताओ मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन 37,500 इंटू 10 मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। इसमें से क्या लेस कर दूंगा मैं, अपना फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दूंगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है मेरा भाई, वो फिक्स्ड कॉस्ट तो 1 लाख है, तो मेरा सामने क्या बच जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट 2,75,000 रुपए का। आगे सिंपल तरीका है, कोई हमने ज्यादा बात समझ आगे। अगर मेरी सेल्स कितनी होती है, 15 लाख रुपए होती है, तो प्रॉफिट देखने के लिए मुझे इसको मैंने क्या किया, पहले क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया कि हाँ 15 लाख का मतलब 37,500 यूनिट हो गई। एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना है 10 का, तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकला, फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दिया, क्या निकल गया मेरे पास में, प्रॉफिट निकल गया। हाँ या ना? अच्छा, इसी को मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, बताओ कैसे, बताओ कैसे। देखो 40 में बेचा, 40 में अगर प्रोडक्ट बेचते हैं ना तो हमारे पास कितने रुपए बच जाते हैं, 10 रुपए हमारे पास बचते हैं। कब? अगर हम जब 40 में कोई चीज बेचते हैं तो मतलब 40 रुपीज की सेल्स पर हमारे पास कितना बच जाता है, 10 हमारा क्या है, कंट्रीब्यूशन। ये रहा मेरा कंट्रीब्यूशन। लेकिन अब इस तरीके में मैं क्या करने वाला हूं, कुछ नया। मैंने बोला कि यार मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 10 रुपए का। कब? अगर मैं 40 रुपीज में किसी प्रोडक्ट को बेचता हूं तो इसका मतलब जो मेरा कंट्रीब्यूशन है ना वो कितना परसेंट हो गया, 25% हो गया। हाँ या ना भाई? 40 में बेचते हैं 10 में बचता है, कंट्रीब्यूशन कितना बचता है, 10 बचता है। तो 40 में बेच के 10 रुपए हम हमारे पास में बचा लेते हैं, तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना हो गया, 25% हो गया। अगर 40 पर 10 बच जाता है, कंट्रीब्यूशन तुम्हारा 25% है, तो बताइए 15 लाख पे तुमने कितना कंट्रीब्यूशन कमा लिया होगा। समझ आई बात, नहीं समझ आई? अगर 40 रुपए की सेल पर 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन होता है, दैट मीन्स 25% का तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो बताइए 15 लाख रुपए का माल बेच के आपने कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा लिया होगा, बताओ कितना आता है। ये आएगा 3,75,000। बस पहले इसको यूनिट में कन्वर्ट किया, देन वापस 10 से मल्टीप्लाई किया। यहां पर हमने वैसे नहीं किया, हमने कहा कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है ना वो सेल्स का कितना परसेंट है, 25% है। मैंने यहां लिखा कंट्रीब्यूशन एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, कि जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना परसेंट है, सर 25% है। जब कंट्रीब्यूशन को सेल्स के परसेंटेज में निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं PVR, बताया था मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ये मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है कि हाँ 40 रुपए का अगर मैं माल बेचता हूं तो 10 रुपए मेरे पास बच जाते हैं, तो 25% का मेरा PVR है। 25% किसका, सेल्स का। तो मेरी इस बार सेल्स कितनी है बच्चों, 15 लाख। तो बताओ 15 लाख में मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 15 लाख पे 25% कंट्रीब्यूशन। इसमें से क्या लेस कर देंगे सर, हम हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना 1 लाख, तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 2,75,000। हाँ है ना? अब आपको बताऊं, इस चीज को ICAI ने न जाने कितने फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर रखा है, इसी चीज को, इस छोटे से कंसेप्ट को। अब फॉर्मूलों की बात करते हैं तो मैं आपको तरीका बताता हूँ इन्होंने कैसे कैसे फॉर्मूले क्या कर रखे हैं, डेवलप कर रखे हैं इस चीज से। पढ़े, ये हमने कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला, हमने क्या किया, सेल्स की यूनिट से किसको मल्टीप्लाई किया, कंट्रीब्यूशन कौन सा वाला, पर यूनिट, इसको मल्टीप्लाई किया हमने किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। हाँ या ना? ये निकल गया मेरा कंट्रीब्यूशन। इसमें से लेस कर दिया मैंने क्या चीज, फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या बच गया मेरे पास में, प्रॉफिट। इसी फॉर्मूले से बताइए क्या आप
क्वेश्चन में आपको बहुत सी बातें दे रखी होती है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ नहीं था। क्वेश्चन के अंदर मतलब सेल प्राइस नहीं दी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया, लेकिन आपको सेल्स यूनिट दे रखी थी, आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी थी, प्रॉफिट दे रखा था। ये चीज गायब कर ली थी इंस्टीट्यूट ने। कौन सी वाली चीज? ये चीज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गायब कर दिया इंस्टीट्यूट ने। तो क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढ सकते हो क्या? कैसे? इसको वहां घुमाओ, सब चीज निकल जाएगी। ये एक सबसे जो हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग का सबसे बेसिक फार्मूला है। फार्मूला नहीं है, कंसेप्ट है कि कंट्रीब्यूशन जितना आपने कमाया उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं तो क्या बचता है? प्रॉफिट। और यहाँ से आईसीआई फॉर्मूले बनाने स्टार्ट करता है। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आईसीआई जो बनाता है वो बनाता है सेल्स यूनिट का। बताइए सेल्स यूनिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उधर ले जाएंगे तो प्रॉफिट, उधर प्लस में ना, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आईसीआई आपको पता है क्या करेगा? आईसीआई आपको बोलेगा कि बच्चों हमारी सेल प्राइस 40 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए है, प्रॉफिट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 1 लाख रुपए है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो मान लेते हैं कितने? 20,000 रुपए है। तो बताइए बच्चों कितनी यूनिट्स हमें बेचनी पड़ेगी? क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सेल प्राइस कितनी है हमारी? 40 है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30 है, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना है? 1 लाख है, प्रॉफिट हमारा कितना है? 20,000 है। तो बताइए बच्चों हमें कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेगी? बताइए बच्चों। तो सेम चीज यहां आ जाएगी। ये निकालना है इस बार, ये निकालना है। तो सीधा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितना? 20,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन कितना? 10 निकल जाएगा। सर फॉर्मूला आपने तो कहा था रटना नहीं है, फिर फॉर्मूले करवाने बैठ गए आप। एग्जाम में कितना ही कंसेप्ट आपको आता हो, कितना ही कंसेप्ट आपका क्लियर हो, सीधा कैलकुलेटर पे सॉल्व करके तो आंसर नहीं लिखोगे ना। क्वेश्चन आया कैलकुलेटर, हाँ 10 रुपए है, उसको बताना तो पड़ेगा ना। और बताने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? फॉर्मूला। आईसीएआई फॉर्मूला ही क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। आप कितना ही कंसेप्ट लिखते हैं, माना सेल प्राइस ये है, माना ये है, वो है, उनको केवल क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। इसलिए वो अपने स्टडी मैट में कंसेप्ट नहीं बताते हैं और केवल क्या लिख के देते हैं? फॉर्मूला। हमें अल्टीमेटली जाना फॉर्मूले पे ही है, लेकिन एक लॉजिकल तरीके से जाएंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा। तो सेम ये चीज़ है, आईसीआई क्या करता है? फॉर्मूले से निकाल देता है कि सेल्स यूनिट बता दो। ठीक है सर, प्रॉफिट कितना है हमारा? 20,000 का, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी? 1 लाख की, और पर पीस कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा? कितना? 10 रुपये। डिवाइड कर दिया तो हमारी सेल्स यूनिट निकल गई। बात समझ आ गई? सर यहां पर भी तो वैसा ही फॉर्मूला बन सकता है, यहां पर भी तो वैसे ही फॉर्मूला बन सकता है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला हमने? देखो हमारी सेल्स को मल्टीप्लाई किससे किया हमने? 25% किया हमारा पीवी रेशो, सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई किया, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट हमने क्या की थी? लेस, तो हमारा क्या निकल गया था? प्रॉफिट निकल गया था, हाँ या ना? तो आईसीएआई बोलता है कि बच्चों सेलिंग प्राइस 40 है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30 है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 1 लाख है, प्रॉफिट कितनी है? 20,000 है। पुट करना यहां पर, पुट कर दूं, उधर ले जाऊं, फिक्स्ड कॉस्ट ले जाऊं, क्या हो जाएगा फॉर्मूले में? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर। पुट करना, देखना क्या निकलता है, बस बताओ निकलता क्या है, क्या चीज निकल के आ रही है। प्रॉफिट कितना है हमारा? ये हो गया 20,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 25%, क्या निकल गया देखना। कितना है? 4 लाख। ये 4,80,000 क्या है? इस बार ये यूनिट निकल के नहीं आया। यहां पर कितना निकल के आया था? यहां निकल के आया था 12,000। क्या निकल के आया था? सेल्स की यूनिट। अगर सेल्स यूनिट 12,000 है और एक पीस कितने का है? समझे बात ना? अगर मैं 12,000 पीस बेचता हूं और एक पीस कितने का है? 40 रुपए का है, तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स कितनी आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स 12,000 थोड़ा आएगी। 12,000 तो पीस है, रुपीस में कन्वर्ट करो, 12,000 इंटू 40, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स कितनी आएगी? 480। लेकिन इस फॉर्मूले में सीधा क्या निकल के आ गया?
कि सीधी सेल्स निकल के आ गई। तो मतलब कि अगर ICAI बोलता है कि बच्चों सेल प्राइस 40 है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 30 है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 1 लाख है, प्रॉफिट कितना है 20,000 है, बताइए सेल्स इन रुपीज कितनी होनी चाहिए? तो पहले आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्वांटिटी 12,000 हो गई साहब, क्वांटिटी 12,000 हो गई, एक पीस 40 रुपए का है, तो सेल्स इन रुपीज कितनी होनी चाहिए? 4,80,000। वैसे ना जाके हम डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन फिर भी बता दूं ICAI ये बोलता है कि अगर रुपीस में निकालना है तो आप इसी तरीके से निकालेंगे, यूनिट में निकालना है तो आप इस तरीके से निकालेंगे। सर हम ऐसे निकाल के उसको रुपए में कन्वर्ट कर दें तो उसका मालिक फिर कौन है? ICAI है, कॉपी चेकर है, उसको सही लगेगा तो नंबर देगा वरना नहीं देगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो क्या होता है कि OMR सीट होती है ना, उसको स्कैन करके नंबर दे देते हैं। इसमें तो क्या होता है, डिपेंड किस पे करता है? कॉपी चेकर पर, वो तुम्हारे आंसर को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप बहुत सारी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, बच्चे का फाइनल आंसर सही आ रहा है, जितने भी टीचर अपनी वीडियो में दिखाते हैं ना कि देखो इस बच्चे का फाइनल आंसर क्या है, सही है, वो ये नहीं बताते हैं कि ICAI जिस तरीके से निकालने के लिए बोलता है बच्चे ने उस तरीके से निकालना नहीं है। ICAI दो चीज़ देखता है, फाइनल आंसर बात की बात है, जो मेथड ICAI ने क्या किए हैं, सजेस्ट किए हैं, अगर उस तरीके से निकाल रहे हो देन आपके फाइनल आंसर को वेरीफाई किया जाएगा। आप मेथड बदल देते हो देन फिर आपको उतने नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर है? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, इसका तुम्हें आंसर पता है ना, कितना निकल के आया था? 12,000। इसी आंसर को मैं एक तरीके से और निकालता हूं, बताना आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। इसने क्या बोला हमें क्वेश्चन में? इसने पता हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि हमें यूनिट्स निकालनी है। क्या निकालनी है? यूनिट। इस तरीके से देखो क्या कह रहा है कि बच्चों सेलिंग प्राइस 40 है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 30 है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 1 लाख है, प्रॉफिट कितना है हमारा 20,000 यूनिट हमें कंप्यूट करनी है। निकाल सकते हैं? अभी निकाल, हमने कितना आए थे 12,000। मैं एक तरीके से और निकालता हूँ, मैंने कहा लेट माना यूनिट कितनी है x। आपको पता है कि हम हमारे कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे ना, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉफिट हो जाएगा। एक पीस पर कंट्रीब्यूशन कितना है 10 का, तो x पे कितना हो जाएगा 10x, ये कंट्रीब्यूशन हो गया। इसमें से लेस कर दो, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमारा? फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख का, फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दो, प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना 20,000, इसको ले जाओ उधर 1,20,000, x कितना आ जाएगा 1,20,000 बटा 10 कितना 12 रुपए, सॉरी 12,000 आ तो गया सर 12,000, यही तो आना चाहिए था आंसर, लेकिन इस तरीके से नंबर ICAI नहीं देता। ये बात मैं बाद में नहीं बताता, मैं पहले ही बता देता हूं, बाद में तुम गाली निकालो सर देखो आंसर सेम आ रहा है। नंबर ICAI आपको आपके मेथड का देगा, x मान के सॉल्यूशन निकालने से नंबर आपको मिलने वाले नहीं है। तो सर इसका मतलब हम आज कसम खा लेते हैं कि हम x कभी मानेंगे नहीं, x बेवफा है। तेरी बात मान ली मैंने, ये सबके साथ होता है, लेकिन कई बार x को साथ लेके चलना मजबूरी हो जाता है। एक दो टॉपिक ऐसे भी हमारे पास में आएंगे जहां पर हमें x मान के चलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा नहीं। वहां मैं बोलूंगा कि भाई साहब मजबूरी है, इसलिए मुझे x को साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना हम x को हमेशा इग्नोर करके चलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने आपको अभी तक छोटे छोटे बातें बताई। कल से हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो ICAI ने एग्जाम में पूछे हुए मैं आपको प्रिंट आउट दे दूंगा, उनके हिसाब से क्या करेंगे, गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जाते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा, उसका जवाब दे दो, ताकि तुम्हें लगे कि हाँ एक चीज़ और हमने एक्स्ट्रा कर ली। वो ये है सेम एग्जाम्पल है, सेल प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रॉफिट है।
क्वेश्चन आपको बोलता है कि कैलकुलेट सेल्स, हमें क्या निकालनी है, सेल्स निकालनी है इफ डिजायर्ड प्रॉफिट, जो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए ना, इज 20% ऑन सेल्स। ये एक थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एक्सट्रीम टिपिकल है, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है कि 40 की सेल प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी 30 की है, फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख है, प्रॉफिट कितना है 20,000 है, आपको सेल्स निकालनी है। अगर जो आपको प्रॉफिट चाहिए ना वो कितना चाहिए, 20% ऑन सेल्स चाहिए। बताइए कि सेल्स बताइए जिसपे आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेल्स का 20% हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है कि सेलिंग प्राइस 40, वेरिएबल कॉस्ट 30, फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, प्रॉफिट कितना 20,000 का, सेल्स आपको निकालनी है और हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हो जाए, 20% ऑन सेल्स हो जाए। बताइए, $20 लाख चेक कर लेते हैं। अगर सेल्स कितनी होगी तेरी, 20 लाख की होगी, इस बच्चे के हिसाब से 20 लाख आ रहे हैं। सेल्स अगर तेरी 20 लाख की होगी तो पहले बता वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। देख 40 पे वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपये है, 75% की वेरिएबल कॉस्ट है, यही है वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी 75%। तो 20 लाख पे कितना हो जाएगा भाई, 40 पे 30 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है तो 20 लाख पे कितना हो जाएगा, 15 लाख। ये गया 15 लाख, कितना बच गया 5 लाख। 5 लाख में से क्या गया, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 1 लाख का, फिक्स्ड कॉस्ट क्या कितना बच गया 4 लाख। चेक कर लो क्या जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है क्या वो सेल्स का 20% है या नहीं है। 20 लाख का 20% कितना होता है 4 लाख, एकदम करेक्ट आंसर है। शाबाशी दो। हाँ आंसर निकालना, आप लोग भी सोचें, केवल क्या छोरों का ही काम है सही आंसर निकालना, आए हो तो कुछ सॉल्व करके जाओ। बताओ, ऐसा मत किया करो यार, लड़कियों के साथ लेडीज फर्स्ट वाला बात होती है ना, पहले इनको करने दिया ट्राई एक बार। हम लोग के लिए तो यूं नॉर्मल बात होती है, इनको मौका दो। क्या दिया है, अरे सॉरी यार ये नहीं है, सॉरी मेरी गलती। सेल प्राइस 40, वेरिएबल कॉस्ट 30, फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, आपको सेल्स निकालनी है। फिर भी समझ गया ना, यही तो अक्ल होती है, इसी को तो बोलते हैं स्मार्टनेस। हाँ जी, सेल प्राइस 40 है, वेरिएबल कॉस्ट 30 है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, इसी को तो स्मार्टनेस बोलते हैं भाई। आपको सेल्स निकालनी है, सॉरी वो अलग क्वेश्चन था। अरे अब कर दो ना, अब करके दिखा दो, अब सॉल्व कर दो ना। कॉपी में दिखाना 20 लाख कहां से आए, वो दिखा दे 20 लाख कहां से, वही बहुत बड़ी बात है तेरे लिए। सेल प्राइस अगर 40 है, वेरिएबल कॉस्ट 30 है, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया तुम्हारा 10 रुपीज पर पीस, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 1 लाख रुपए है। तो बताइए कितनी सेल्स करनी पड़ेगी कि हम चाहते हैं कि जो प्रॉफिट हो जाए ना वो कितना हो जाए, हमारी सेल्स का 20% हो जाए। स्मार्ट व्यक्ति ने तो 20 लाख निकाल दिए, आप लोगों को मौका दिया जा रहा है सॉल्व कर दें। तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीके तो बहुत सारे हैं, सिंपल तरीके से बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन में से ये हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें से हम क्या लेस करते हैं बच्चों, तो क्या निकल जाती है हमारी प्रॉफिट। में कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट हो गया, यही होता है ना। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 10 रुपए पर यूनिट, लेकिन मुद्दा है कि मुझे निकालना क्या है, सेल्स रुपीस में निकालनी है, तो मैं यूनिट वाले तरीके से जा नहीं सकता। अब मुझे दूसरे तरीके से बात करनी पड़ेगी। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 40 पे 30 का वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन 10 रुपए है। 10 का कंट्रीब्यूशन कितने की सेल्स पर, 40 की सेल्स पर, मतलब कि 25% का मेरा कंट्रीब्यूशन है किसका, सेल्स का। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है सेल्स का 25%, और में सेल्स कितनी है
निकालनी है तो यहाँ मजबूरी हो गई, x मानना पड़ेगा। यहाँ बिना x लिए हम सॉल्व नहीं कर सकते। सर हम x लेंगे नहीं, फिर भी हम तो y ले लेंगे, x बेवफा है। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा तुम्हारी सेल्स x का कितना परसेंट, 25%। उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है भाई तुम्हारी, 1 लाख। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है तुम्हारा 20% ऑन सेल्स, तो 0.20x आया ना, कितना आया 0.25x माइनस 0.20x, दैट शुड बी 1 लाख। तो x कितना हो जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 0.5 आएगा ना छोरियों, 0.25 माइनस 0.2, सर 0.25 माइनस 0.2 तो 0.23 होता है। हाँ जी, कितना आया 20 लाख। सेम आंसर एक स्टूडेंट एग्जाम में लिख के आया था, फिर भी ICAI ने उसको एक नंबर भी नहीं दिया। तो मैं तुम्हें पहले बताता हूँ कि ICAI नंबर नहीं देगी। देखो ये बताना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं बताऊंगा ना वो तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो जाएगी कि सर आपने सिखाया था हम करके आ गए। मेरा काम सिखाना तो है, साथ में उसको सही प्रेजेंटेशन भी बताना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले इसका सही प्रेजेंटेशन सीख लो, क्योंकि सारा का सारा खेल यहाँ पर किस चीज़ का है, प्रेजेंटेशन का। आप कभी भी देखना, आपने देखा होगा 2 बच्चे एग्जाम देके बाहर निकलते हैं, तेरा आंसर कितना है 20,000, तेरा आंसर कितना है 20,000, दोनों के नंबर सेम नहीं होते हैं। उसके पीछे मेन रीज़न क्या होता है, हमारा प्रेजेंटेशन, वो बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें ऐसे बता के तुम्हें खुश कर दूं, नुकसान तुम्हारा है। तुम्हें सही तरीका बताना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो समझ लेना। हमने इसी चीज़ को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको क्या कहा था, ICAI फॉर्मूले के मेथड से ही एक्सेप्ट करता है। इसको फॉर्मूले में एक्सेप्ट करें, देखिए क्या निकल के आता है। ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो वहाँ हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमें ये निकालना है ना, वो हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 25% क्या है हमारा PVR, ये क्या कहलाएगा हमारा सेल्स। सेल्स किस में, रुपीज में। अब पुट कर दो। अब ICAI बोलता है हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात एक ही है, लेकिन ICAI एक्सेप्ट नहीं करता ना मेरा भाई। फिर वही होता है कि यार हम बोलते हैं कि सर आपने तो यही सिखाया था, हमारा नंबर क्यों नहीं आए। नंबर नहीं है इसलिए नहीं है नंबर, ICAI ये चाहिए उसको, हमें तो ये चाहिए। सेल्स इन रुपीज x मान लो, अब सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स x हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है तुम्हारा 1 लाख। प्रॉफिट कितना चाहिए बच्चों, इस x का 0.20x डिवाइड बाय 5 में से 5 मिल जाएंगे, 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर, जो सामने वाले की इच्छा होगी एग्जामिनर की। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है सॉल्यूशन चेक करने का, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है ICAI में। हर बार हजारों टीचर क्या करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो निकालते हैं कि ये देखो बच्चे का नंबर नहीं दिए, ये नंबर देखा होगा आप लोगों ने। रीज़न उसके पीछे क्या होता है, मेन रीज़न ये होता है, ICAI बोलते हैं कि देखो बच्चों को नंबर नहीं देने के पीछे कारण क्या है। एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है ना, एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है तो वो क्या देखता है कि ICAI ने सॉल्यूशन किस तरीके से भेजा। ICAI ये तरीका भेजती है, बच्चा ये तरीका कर देता है, तो नंबर नहीं देगा आपको। बात समझ आ रही ना। तो यहाँ पर आपको अपने नंबर बचाने के लिए, अपने नंबर की सेफ्टी करने के लिए आपको फॉर्मेट वही लेके चलना पड़ेगा जो ICAI सजेस्ट करता है। ICAI का कोई भी सॉल्यूशन इस तरीके से नहीं मिलेगा, आपको सॉल्यूशन हमेशा इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, फॉर्मूले में ही पुट करना पड़ेगा। और फॉर्मूला बनाने में देखो, तुम CA इंटर के स्टूडेंट हो, तुम BCom वाले बच्चे होते ना, तो मैं तुम्हें BCom के तरीके से करा था। मैं तुम्हें पहले फॉर्मूले रटवाता। तुम CA इंटर के स्टूडेंट हो तो तुम्हें पहले अपने लेवल को समझना पड़ेगा कि हम उस लेवल के नहीं है, हमें हमारे लेवल को समझना जरूरी है। तो उस लेवल के हिसाब से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस एक्सेस करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम CA कर रहे हो, BCom नहीं कर रहे हो। तो CA के बच्चे हो तो थोड़ा सा अपने आप को, अपने लेवल को, खुद को क्या करना पड़ेगा, आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। वरना फिर BCom में भी तो यही सिलेबस है, यही कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, पूरी कॉस्टिंग BCom में, यही पूरी कॉस्टिंग किसमें है, CA में। बस अंतर किस चीज़ का है, लेवल का अंतर है। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस जो करेंगे ना, मैं आपको सिखा दूंगा कि हाँ ऐसे भी यहाँ से निकल सकता है, रफ में चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा सॉल्यूशन इस तरीके से होना चाहिए। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि काटा पिटी मत करो, खूब करो, जहाँ गलत किया तो काटना ही पड़ेगा।
खूब करो घाटा मीठी, कोई नंबर नहीं करते हैं, नंबर करते हैं केवल किस चीज़ के, इस प्रेजेंटेशन के। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।